हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद सुख। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 10,000 प्लस जीएस एमसीक्यू का सेट नंबर 3 कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस सीरीज में क्वेश्चन तो दोनों हिंदी अंग्रेजी में होंगे, डिस्कशन इंग्लिश में होगा और क्वेश्चन का डिस्कशन थोड़ा सा इलेबोरेट वे में होगा जिससे कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन के लिए निम्न में से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उत्तरदायी नहीं है? ठीक, नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन के बारे में देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई यानी कि जो है प्राइस राइज। प्राइस राइज क्या होता है? महंगाई। यानी कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये कब होगा? अगर प्राइस राइज होगा इसका मतलब क्या है? डिमांड भी हाई है। डिमांड भी हाई है, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि डिमांड हाई है इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा है तो वो डिमांड कर रहे हैं तो जो गुड्स के रेट बढ़ रहे हैं यानी कि उनकी शॉर्टेज हो रही है और प्राइस का राइज हो रहा है यानी कि मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है महंगाई है, इसका एक टारगेट होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। तो आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन का क्या है? तो वो है 2 ± 4%। यानी कि अगर महंगाई 2 से 6% के बीच में है तो वो अच्छी है। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जो है अच्छी है। इतनी तक महंगाई मतलब 2 से 4%। तो ये टारगेट है, ये भी आपको याद रखना है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है। ओके, तो इसमें पहले तो ऑप्शन टिक कर लेते हैं, बाकी फिर कॉन्सेप्ट बाद में देखते हैं। तो महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, ये देख लिया। तो इसमें से कौन सी चीज जो उत्तरदायी नहीं है महंगाई के लिए? सबसे पहला है ऑप्शन एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मतलब कि इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी, मतलब इकोनॉमी में होता है कैश से मतलब। तो ज्यादा पैसा है अगर इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या है? महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो इसका रीजन है और इसमें नहीं पूछ रहा है। फिर इंक्रीज सेविंग बाई द पीपल, यानी कि लोग जो हैं वो सेविंग ज्यादा रुपए कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर खर्च कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम तो इन्फ्लेशन कम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। तो नहीं पूछ रहा था तो ये ऑप्शन सही है। बाकी नीचे के ऑप्शन, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट। अगर बैंक क्रेडिट में जो है अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? ये बैंक लोगों को रुपए देंगे और लोग खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका रीजन बन गया। तो नहीं पूछ रहा था तो बी इज द राइट आंसर। बाकी चौथे ऑप्शन में अगर गवर्नमेंट ज्यादा जो है ज्यादा खर्च कर रही है तो भी क्या होगा? मार्केट में रुपए होंगे और फिर यही चीज इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मतलब तीनों तो कारण थे लेकिन बी इज दी राइट आंसर। कि अगर लोग अपनी सेविंग बढ़ा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आरबीआई जो है ये इन्फ्लेशन का टारगेट है। अगर क्या हुआ, इफ ये जो टारगेट है इन्फ्लेशन का इससे ऊपर जो है इन्फ्लेशन हो गई यानी कि महंगाई इससे ऊपर हो गई तो क्या होगा? तो आरबीआई एक पॉलिसी फॉलो करेगा। आरबीआई की एक पॉलिसी होती है टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, टाइट मनी पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है? टाइट मनी पॉलिसी या इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी, ये एक ही नाम है। डियर मनी या कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी ये सारे एक ही पॉलिसी के नाम है। तो इसमें करती क्या है आरबीआई? जो बैंक रेट है, बैंक रेट, रेपो रेट है और एसएलआर है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो, इसको क्या कर देती है? जो ये रेट हैं ये सारे क्या कर देती है आरबीआई? इंक्रीज कर देती है। अगर क्या हो, अगर ये जो है इन्फ्लेशन का टारगेट 4% मतलब कि 6% से ज्यादा जो है महंगाई बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी फॉलो करती है टाइट मनी पॉलिसी। जिसमें कि ये जो रेट है, अब ये रेट क्या होते हैं ये हम लोग आगे किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए ये समझ लो, बैंक रेट और रेपो रेट ये क्या है? ये आरबीआई से पैसे लेती हैं बैंक, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो एक ये आरबीआई द्वारा बैंकों को एक होता है एनडीटीएल का रेशियो एक अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है। वो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, अभी ये देख लीजिए, ये जो रेट है इनकी प्राइस इंक्रीज कर देती है जो है आरबीआई इस पॉलिसी के तहत। जिससे कि क्या होता है? मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक द्वारा जो आरबीआई द्वारा आरबीआई से बैंक के रुपए लेती हैं वो क्या होगा? वो महंगे रेट में मिलेगा क्योंकि इनकी प्राइस हाई कर दी है, रेट ये हाई कर दी, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा। ठीक है, क्योंकि आरबीआई से क्या करती हैं? आरबीआई से लेनी बैंक है। अब बैंकों ही को पैसा कम मिल रहा है क्योंकि इनका रेट हाई है तो मतलब कम पैसे मिलेंगे इन्हें। अब बैंकों पे कम है तो लोगों पे भी क्या होंगे? कम होंगे। बैंक पे कम तो
लोगों पे कम, और लोगों पे कम तो मार्केट में पैसा कम, मार्केट में कम तो खर्चा कम और डिमांड कम, और कंट्रोल हो जाएगी हमारी महंगाई। ठीक है, ये एक तो हो गया प्रोसीजर, और इस पॉलिसी का नाम ये है। अगर आरबीआई के बारे में और कंसेप्ट देख लेते हैं, आरबीआई के बारे में ऐसी चीजें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तो होगी टाइट मनी पॉलिसी, और आरबीआई क्या है, हर 3 महीने में क्या देता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी देता है, जिसके अंतर्गत यही जो रेट है इनके जो है रेट बताता है कि कौन कौन से रेट है। तो आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी देता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा बनाई जाती है। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी देता है। अच्छा हाँ, और एक, अब ये तो हो गया आरबीआई द्वारा कंट्रोल। अब महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई तो टाइट मनी पॉलिसी चला दी है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मीजर ले सकती है किसका, ये जो है इन्फ्लेशन को कम करने का, तो वो क्या लेती है, तो वो करती है जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स, वे टैक्स जिन पे इंडिविजुअल पे खुद पे उसका इफेक्ट पड़े, जैसे कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या कर देगी, डायरेक्ट टैक्स एक क्या है, इनकम टैक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत एक इनकम टैक्स आता है, जो कि वो इंक्रीज कर देगी। तो इससे क्या होगा कि क्या होगा कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी, और लोगों के पास कम रहेगा, तब भी ये महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और आरबीआई के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो आरबीआई क्या देती है, मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या देता है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कभी आगे देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और आगे क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द रीजन फॉर द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया इज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी का क्या कारण है, प्रचंड बेरोजगारी होती क्या है, तो प्रचंड बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी क्या है, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, तो प्रचंड बेरोजगारी की अगर बात करें तो प्रचंड बेरोजगारी है कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन इज सेम, बट जो जो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई फील्ड है, ठीक, एक फील्ड में फेंसिंग लगनी है, तो फेंसिंग में मान लो 5 लोग इस फेंसिंग को 1 घंटे में लगा देंगे, ठीक है, काम हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग 20 आदमी लगा दें, उसकी जगह 5 की जगह 20 लगा दें, तब भी काम 1 घंटे ही में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, हुई जीरो हुई, क्योंकि 5 लोग भी उतनी देर में कर रहे थे, 15 लोग भी उतनी देर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्शन तो सेम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो हो गया, इसका मतलब ये होगा। तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि चॉइस ऑफ द हैवी इंडस्ट्री मॉडल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इन द कंट्री, या हैवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन अलोंग विद द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑन द लैंड रिफॉर्म। मतलब कि सीधे राइट आंसर, कि भूमि सुधारों के धीमे कार्यान्वयन के साथ में जनसंख्या पर भारी दबाव। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा कि प्रोडक्शन इज सेम बट मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। ठीक है, और अगर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का और एग्जांपल ये लेना है कि अगर मान लो कोई भी फील्ड है, तो उसमें क्या है फील्ड फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज। जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है उसको किस नाम से रीनेम कर दिया गया था, तो उसको कर दिया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से। और ये जो है कब किया गया था, 1980 में, 1980 में। और फिर इसे मर्ज कर दिया गया था जवाहर रोजगार योजना, जो कि 1989 में चलाई गई थी, उसमें मर्ज कर दिया गया इस प्रोग्राम को। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया इसका नाम 1980 में, फिर इसे 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मर्ज कर दिया गया। फिर अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। फिर देखते हैं एकीकृत रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब चलाया गया, ये भी 1980 में चलाया गया, और इसे मर्ज कर दिया गया स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के साथ में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसे 1999 में इंटीग्रेटेड कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था इसके साथ में। अगर बात करें जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि RLEGP,
तो ये चालू किया गया था 1980 में, इसको भी चालू किया गया था, ठीक है। 1980 में नहीं, इसे किया गया था 1983 में, इसको चालू किया गया था। और जो है और ये इस समय कौन प्रेसिडेंट था, पीएम कौन थी, पीएम, तो इसे शुरू किया गया था 1983 में, ठीक, बाई द पीएम इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1983 में। और इंदिरा गांधी का अगर कार्यकाल देखें तो 2 बार है, 1966 से 1966 से 77 तक, और 1980 से 1984 तक, ठीक है। और ये जो है 1983 में चालू किया गया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फिर चीप मनी का मतलब क्या है, चीप मनी का मतलब ये है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चीप मनी का मतलब है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज द राइट आंसर। अब चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या है, ये आरबीआई जब क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई जो है एक पॉलिसी लाती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा कि जो है टाइट मनी पॉलिसी, ऐसी इसकी विपरीत होती है चीप मनी पॉलिसी। तो चीप मनी पॉलिसी, अब इसका मतलब क्या है, ये चीप मनी पॉलिसी लाती है आरबीआई। इसमें क्या होता है, जो रेपो रेट है या रेपो रेट के बाद में बैंक रेट है, एसएलआर है और सीआरआर है, इसके जो प्राइस हैं, इसकी जो दरें हैं, ये कम कर देती है आरबीआई, जिससे कि क्या होता है मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती है। तो महंगाई और एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए, एक रिलेशन देख लिया जाए, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी आपको याद रखना है कि यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन तो होएगा, और इन्फ्लेशन का टारगेट हम लोगों को पता ही है 2 ± 4% होता है। अब इसका अगर एक प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और रेपो रेट, ये क्या होती हैं, इससे क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है, आरबीआई से पैसे कौन लेता है, बैंक्स लेती हैं, ठीक। अगर ये लो रेट से लेंगी, अगर लो रेट से ये लिया पैसा, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक के पास एक्सेस मनी हो जाएगी, एक्सेस मनी हो गई, ठीक है। अब बैंक के पास एक्सेस मनी है तो क्या होगी, बैंक को लो रेट में मिला है पैसा, तो बैंक भी आगे जो लोगों को क्या देगी, लोगों को देगी लो रेट में पैसा, ठीक, मतलब कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाएगा। अब लोगों के पास पैसा आ गया तो ये क्या मार्केट में खर्च करेंगे उस पैसे को, ठीक, मार्केट में खर्च करेंगे, जिससे कि क्या होगा, मार्केट में खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, लोग खर्च करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे या कोई काम में लगाएंगे, लोगों के पास अगर पैसा है तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक। ये पूरी सीरीज है, ठीक है। और चीप मनी पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, अगर इसे कहें दूसरा नाम, जैसे कि टाइट मनी पॉलिसी को डियर मनी पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी मनी पॉलिसी कहते हैं, ऐसी चीप मनी को लूज मनी पॉलिसी, दूसरा नाम ये है लूज मनी पॉलिसी, या एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी कहते हैं, ठीक। ये आरबीआई द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। अब आरबीआई के बारे में देखें तो ये कब बना था, 1935 में 1 अप्रैल को, और एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1934 का। और आरबीआई का हेडक्वार्टर की अगर पूछी जाए बात, तो ये पहले कहाँ था, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, फिर उसके बाद 1937 में ये कहाँ पे आ गया, मुंबई में। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो आरबीआई बना था वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था, हिल्टन एंड यंग कमीशन की जो है रिकमेंडेशन थे 1927 में। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बना ये आरबीआई। और आरबीआई का लोगो क्या है, टाइगर जो है अंडर पाम ट्री, ठीक है। ये तो आरबीआई के बारे में हो गया। और ठीक है, इतना रखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना तो कोई भी
क्या, नो गवर्नमेंट एड, नो गवर्नमेंट एड। ओके, और ये क्या, लोनलीनेस, यानी कि ये अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि तभी तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो नो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, और ये आइसोलेशन में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, और ना तो यहाँ कोई गवर्नमेंट एड होगी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर, नीदर एक्सपोर्ट और नॉर इम्पोर्ट। तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। और जो कि कहाँ पे है, जो कि कौन कौन सी नदियों के इन्फ्लुएंस पे है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यानी कि गंगा डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के कन्फ्लुएंस से जो डेल्टा बनता है उसे क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी अगर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये उत्तराखंड हो गया, नेपाल, और ये सिक्किम, सिक्किम के बाद में ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये ठीक ये साउथ इंडिया, यहाँ पे ये, तो ये हो गया दक्षिण भारत। तो इसमें हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेबियन सी, अरेबियन सी। ओके, और नीचे है इंडियन ओशियन, ठीक, नीचे है इंडियन ओशियन। ओके, अब देखते हैं जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वैसे तो इसमें जो गंगा नदी है जो, वो सबसे पहले गंगा नदी जो बनती है वो अलकनंदा और भागीरथी, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जो है दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो वहाँ पे क्या बनती है, गंगा नदी। और गंगा नदी जो है निकल के भारत के 5 स्टेट से होकर, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ऐसे क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमयंगदंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, कैलाश मानसरोवर लेक के पास में है, चेमयंगदंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है। तो वहां से ओरिजिनेशन हुआ किसका, ब्रह्मपुत्र रिवर का, और ये भारत में प्रवेश करती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है, देहांग। फिर असम में आती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और चाइना में इसका नाम यार्लू जंगू है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और इसके साथ गंगा नदी के साथ मिल जाती है, और इन दोनों की जो कंबाइंड धारा है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं मेघना। ठीक, मेघना, जो कि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बन जाता है इन दोनों नदियों के साथ में, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, और ये बांग्लादेश में बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। ओके, अब गंगा नदी कौन कौन सी स्टेट से होती है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गंगा नदी कौन कौन सी स्टेट, उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और फिर ये कहाँ पे गिर जाती है, ये यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पूछे जाए, नाम में क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के, तो इसे चाइना में कहते हैं यार्लू जंगू, यार्लू जंगबो। और उसके बाद जो ये जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में से देहांग रिवर के बाद, देहांग रिवर के नाम से जानते हैं, देहांग रिवर। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर, एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर इसके बाद ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है इस जगह पे, तो इस जगह पे इसे कहते हैं जमुना रिवर। ठीक है, जमुना रिवर। और फिर इसके बाद ये कन्फ्लुएंस हो जाती है गंगा नदी के साथ में, तब इसे मेघना कहते हैं। ऐसी इंडिया में जो गंगा नदी के बारे में नाम क्या क्या है, तो गंगा नदी जो है यहाँ पर फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से हुगली रिवर निकल जाती है, और जो रिवर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव बन के हुगली रिवर पानी ले जाती है इसमें से, और जो बची हुई धारा है उसको कहते हैं मेघना कहते हैं, उनकी कन्फ्लुएंस वाली धारा को। और उससे पहले इसका नाम क्या होता है, गंगा रिवर का नाम वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, गंगा रिवर का नाम क्या होता है, ठीक है, वो अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेना। ठीक है, उसको यहाँ कहते हैं, फिर इसकी मिली हुई धारा को मेघना कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, बी सी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद सिसली डेल्टा तो नहीं, लेकिन सिसली एक क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ पे, एक्टिव वॉल्केनो, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी एक्टिव है, जो कि कहाँ पे है, माउंट सिसली नाम से है, माउंट सिसली, सिसली जो कि कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो। डोरमेंट भी होते हैं, एक्टिव भी, यानी कि सुसुप्त भी ज्वालामुखी होते हैं, और एक्टिव भी वॉल्केनो। तो माउंट सिसली ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो, जो कि कहाँ पे है, इटली में। और इटली की अगर कैपिटल की बात करें तो रोम है। और इटली के किनारे कौन सा सी है, एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी है।
कहाँ, इटली के किनारे। और इटली के अंदर एक स्थल रुद्ध देश है जिसको क्या कहते हैं, इटली के अंदर एक स्थल रुद्ध देश है जिसको क्या कहते हैं, जो कि जिसकी पॉपुलेशन 800 के आसपास है, 800 900 के आसपास है, उसको कहते हैं तो इटली के अंदर एक स्थल देश है जिसको क्या कहते हैं, इटली के अंदर एक स्थल देश है जिसे क्या कहते हैं, वेटिकन सिटी। ठीक है। और इसके बाद जो इसमें एक सैन मरीनो भी है, सैन मरीनो। ओके, तो ये याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव की जलवायु की क्षरण का क्या कारण है, विच व्हाट इज द रीजन फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द मालदीव क्लाइमेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सॉइल इरोजन ये है, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि वायु और जल का औद्योगिक प्रदूषण भी इसका कारण है। तो मतलब कि ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। मालदीव के बारे में देख लेते हैं। तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ओके, और ये जो है कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में एक आइलैंड नेशन है। ओशियन के अंतर्गत क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और 7 डिग्री जो चैनल है, 7 डिग्री जो पैरेलल अक्षांशीय रेखा है, ये मालदीव और लक्षद्वीप को सेपरेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो वो है सिक्किम। और सिक्किम जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो सिक्किम क्या है, सिक्किम पहली स्टेट है जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री थी, और पहली स्टेट जो कि ऑर्गेनिक स्टेट कहलाई, यानी कि पहली जैविक स्टेट और ऑर्गेनिक स्टेट है। और सिक्किम जिसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम जो है, सिक्किम में और क्या हो सकता है, सिक्किम में एक गुरु डोंगमार लेक है, डोंगमार लेक है जो कि वही हाई एल्टीट्यूड लेक है, और ये फ्रोजन रहती है मैक्सिमम टाइम में। और जो कि गुरु डोंगमार जो है उनके नाम पर है। और जो सिक्किम स्टेट है, इसके बारे में इसके 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं 3, जिसमें कि कौन कौन से हैं, चाइना, भूटान और नेपाल। ओके, अगर हम लोग थोड़ा सा मैप डिजाइन करें तो उसमें क्या है, ये उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें ये है क्या, सिक्किम। तो इसमें क्या है, ऊपर क्या है, ये तिब्बत है जो कि अल्टीमेटली पार्ट किसका है, चाइना का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भूटान है, और इस साइड क्या है, नेपाल है। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं सिक्किम में। और सिक्किम की बात करें तो ये 22nd स्टेट बना था भारत का, 22nd स्टेट जो कि 22nd स्टेट बना था, जो कि 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग बना था। ओके, अब और देखते हैं, अगर सिक्किम के बारे में और भी देख लें तो सिक्किम के बारे में ये चीज़ें सारी हो गई। फिर उसके बाद अगर देखें तो सिक्किम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या है, जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर यहीं पे है। और यहाँ पे क्या है, तीस्ता रिवर है, इसकी मेन रिवर तीस्ता रिवर। ठीक, तीस्ता रिवर भी यहाँ पे पाई जाती है। अब अगर और बात कर लें तो ये इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला ये स्टेट है। और सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला देखें, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो यूपी में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, यूपी में है, फिर उसके बाद कहाँ पे है, यूपी के बाद महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन देख लिया, फिर अगर देखें मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो मतलब कि जनघनत्व, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, तो यूटीज में अगर बात की जाए तो दिल्ली में है, फिर उसके बाद पौंडीचेरी में है। और अगर स्टेट में बात की जाए तो स्टेट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में। ओके, तो यूटीज में हो गया, स्टेट में हो गया। और अगर मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। तो ये हो गया किसके बारे में, थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में। ओके, अब देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर जो है, मणिपुर में एक लेक पाई जाती है, कीबुल लमजाऊ लेक।
कीबुल लमजाओ लेक। ठीक है, कीबुल लमजाओ लेक कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। और यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। ओके। और अगर बात की जाए, ये तो हो गया मणिपुर की, और मणिपुर में एक क्या है? लोकटक लेक भी है। ठीक है, लोकटक लेक। तो जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक है, यहीं पे क्या है? ये कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, लेक नहीं है ये। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक के ऊपर में स्थित है। और लोकटक लेक में घास पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? फुमड़ी कहते हैं, फुमड़ी। ओके, तो लोकटक लेक में कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है भारत। और त्रिपुरा की बात की जाए अगर, तो त्रिपुरा की राजधानी हम लोग जानते हैं अगरतला है। और त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा, बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा जो है स्टेट है। और बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, जो कि कितनी है? 4,096 किलोमीटर। और अगर बात करी जाए पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी 4 स्टेट में पाई जाती है, मतलब 3 स्टेट में पाई जाती है और 4 जिले हैं, जिसमें कि एक तो है माहे, जो कि कहाँ पे है? ये केरल में है। उसके बाद कराईकल है, कराईकल जो कि कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। और उसके बाद अगर बात की जाए यनम, यनम जो है ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। तो ये 4 जिलों से पौंडीचेरी बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज दी राइट आंसर। अब भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कौन से राज्य में है? तो इसमें है छत्तीसगढ़, पी इज दी राइट आंसर। फिर उसके बाद झारखंड। ठीक है, तो गरीबियों का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, जो कि एमपी से अलग हुआ था कब? छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है। और ये कब अलग हुआ था? तो ये 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और 2000 में 3 राज्य अलग बने थे, एक उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़, ठीक है, और एक बिहार से झारखंड। तो 3 राज्य कब बने थे? 2000 के अंतर्गत बने थे। ओके, 3, 9 और 15 नवंबर के दिन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 नवंबर, और उसके बाद ये 9 और ये 15 नवंबर 2000 को ये तीनों स्टेट अलग हुए थे। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो है गरीबों की संख्या है। फिर उसके बाद झारखंड है, और ये हो गया। और सब अगर ये देखी जाए, सबसे ज़्यादा जो है अमीर व्यक्ति कहाँ पे हैं? तो वो गोवा में है, गोवा। और फिर उसके बाद में केरला में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है। किसके अंतर्गत? ये बता रहे हैं जो है बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज का रेशियो। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। आप झारखंड के बारे में थोड़ा देख लें, तो झारखंड में एक क्या है? पलामू जो है टाइगर रिजर्व, पलामू नेशनल पार्क है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है कांगर वैली, कांगर वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अगर बिहार की बात करें, तो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो बी थी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907, 1907 में, यानी कि जब सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, इसके बारे में देखेंगे। तो 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ड में सप्तऋषि ध्वज किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने फहराया? तो ये फहराया मैडम बिकाजी कामा। ठीक है, और इनको और क्या नाम से जानते थे? इन्हें कहते थे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, उस मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। ओके, इन्हें इस नाम से भी जानते थे। और ये थी कौन? ये थी क्या? प्राइवेट सेक्रेटरी थी, प्राइवेट सेक्रेटरी किसकी थी? ये थी दादा भाई नौरोजी की। और दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जो कि जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, और दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जो कि कहाँ पे जो कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे। कहाँ से? फिंसबरी से। ठीक है, फिंसबरी से इलेक्ट होने वाले ये पहले पर्सन थे। और दादा भाई अगर नौरोजी के बारे में और देखते हैं, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहते हैं। और ये पहली बार सिलेक्ट हुए कहाँ पे? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में। और इन्होंने जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड
यूज किया था कहाँ पे? 1906 जो था वहाँ पे INC का सेशन था। कहाँ का? कलकत्ता का। कलकत्ता का INC सेशन था, वहाँ पे इस स्वराज वर्ड को यूज किया था। बाकी अगर स्वराज वर्ड अगर कॉइंड पूछा जाए, कॉइंड किसने किया था, यानी कि किसने दिया था ये वर्ड, तो ये दिया था मूल शंकर ने। मूल शंकर, मूल शंकर, जिन्हें क्या हम लोग जानते हैं? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ठीक है। और ये इन्होंने वर्ड दिया था, यूज किसने किया था? ये 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने इनको यूज किया था। अब अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज के फाउंडर भी हैं? ये आर्य समाज के फाउंडर हैं। इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। कब? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और इन्होंने स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदा। गो बैक टू वेद मतलब वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया फॉर इंडियन, ये भी स्लोगन दिया था, इंडिया फॉर इंडियन, गो बैक टू वेदा, ठीक है। और इन्होंने बुक भी लिखी है। बुक कौन सी लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है जो है सत्यरथ प्रकाश, सत्यरथ प्रकाश, ठीक, सत्यरथ प्रकाश इन्होंने बुक भी लिखी है। अब अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को तो हम सब लोग ही जानते हैं। इनकी जो एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और जो है इन्होंने एक लीग चलाई थी, ऑल इंडिया इंडिया अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी बिलिटी लीग, जो कब चलाई थी? 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया टचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी 1932 में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अगर बात करें लोकमान्य तिलक की, तो हम लोग जानते हैं इन्होंने एक स्लोगन कौन सा दिया था? इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, ठीक है। और इनके 2 पेपर थे, एक था केसरी और एक था मराठा। मराठा, तो मराठा जो पेपर था वो किस लैंग्वेज में था? वो इंग्लिश में था। और केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ओके, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैडम बीकाजी कामा। और 1907 में हम लोग जानते हैं सूरत स्प्लिट हुआ था, इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल और नरम दल वाले विभाजित हो गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रिपीट, ये नंबर गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित विचार किससे प्रेरित है? ठीक है। द आइडियाज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाई। तो ये किससे प्रेरित हैं? तो ये हैं फ्रांसीसी क्रांति से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे प्रेरित हैं। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हुआ कब था? ये 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो प्रीएम्बल में वर्ड लिए हैं, लिबर्टी, लिबर्टी और इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिए हैं? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में है वो हम लोगों ने वर्ड लिए हैं कहाँ से? फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से। और जो आइडिया है वो भी इस रेवोल्यूशन से प्रेरित है। और अगर हम लोग प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल यानी कि प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पहला पेज को क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल, ठीक है। जिसमें कि पूरा एक जिस्ट लिखा है प्रीएम्बल उसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रीएम्बल जो है इसमें केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें प्रीएम्बल में क्या अमेंडमेंट हुआ था? तो इसमें जो सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये वर्ड ऐड किए थे, इंटीग्रिटी, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड हुए थे 42वें संविधान संशोधन के
बाद। तो केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है जो कि 42वां अमेंडमेंट था 1976 में। अब प्रेमबल को हॉरोस्कोप किसने कहा है? प्रेमबल को हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा है? ये के.एम. जो मुंशी थे उन्होंने इसको कहा है, मुंशी। ओके। और प्रेमबल को अगर पूछा जाए, प्रेमबल को जो है सोल ऑफ द सोल किसने कहा है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा है? तो ये कहा है ठाकुर दास भार्गव भार्गव। ओके। और आइडेंटिटी कार्ड अगर पूछा जाए, आइडेंटिटी कार्ड ये किसने कहा है? तो ये कहा है एन.के. पालकी वाला, एन.के. पालकी वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसको किसने कहा है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमबल को किसने कहा है? और आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? ओके। अब ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी राइट आंसर। बाकी एडॉप्शन देख लेते हैं। जैसे कि रसिया है, रसिया से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहाँ से लिए हैं? रसिया से लिए हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 11 हैं। तो सबसे पहले कितनी थी जब? तो 10 थी स्टार्टिंग में, फिर ये 11वीं ऐड की गई थी जो 84 अमेंडमेंट है 2002 का, उसके तहत। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा रिकमेंड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो कि सिविलियन को परफॉर्म करनी है। ठीक है, और ये ऐड की गई थी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग ही फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 4A में। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। फिर अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने DPSP यहाँ से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात की जाए तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें ली हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, और जुडिशल रिव्यू और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से लिया है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है, अमेरिका के जो है संविधान से। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ प्रोरोग द लोकसभा रेस्ट विद, मतलब लोकसभा को पूर्ववत करने की शक्ति इस प्रकार है। तो लोकसभा को प्रोरोग करने की, ठीक है, शक्ति कहाँ पे? प्रोग्राम हो, समन हो, ये सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये सारी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट के पास में। यानी कि सेशन जो लोकसभा का स्टार्ट करना, उसे एंड करना, ये सारी किसके पास शक्तियाँ हैं? ये सारी प्रेसिडेंट के पास हैं। अब स्पीकर की पावर का अगर देखते हैं तो स्पीकर की अगर पावर देखें तो स्पीकर जो बिल होता है, बिल को मनी बिल कौन बताता है? मनी बिल बताता है। जब तक कोई बिल पे अगर स्पीकर के साइन नहीं हो जाते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के साइन नहीं हो जाते, तब तक वो मनी बिल नहीं रहता है। ठीक है, और अगर बात करें ज्वाइंट सिटिंग की, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन उसको चेयर कौन करता है? चेयर करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष, ये भी याद रखना है। और जो प्रोरोग है ये कौन से आर्टिकल में दिया है? तो ये 85 के 2 नंबर में दिया है प्रोरोग की शक्ति। ओके, और अगर बात करें प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल हम लोग जानते हैं 52 में लिखा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। ठीक है, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा जो कि 52 नंबर आर्टिकल में दिया है। ओके, और अगर तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, और बाकी प्रेसिडेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? जो जीती हुई पार्टी का सबसे बड़ा जो हेड नेता होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और इसे कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी याद रखनी है। तो बी इज दी राइट आंसर। अब राष्ट्रपति भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्पेंड आउट को खर्च कर सकते हैं। मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं? कि
ओनली द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, क्योंकि कॉन्टीजेंसी जो फंड ऑफ इंडिया है, पहली बात तो ये आर्टिकल नंबर 267 में ये दिया है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और ये क्या है, इमरजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी फंड है, जो कि क्या है, जो प्रेसिडेंट खुद यूज कर सकता है बिना किसी अप्रूवल के, तो संसद की मंजूरी के बिना, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, वो यूज कर सकता है प्रेसिडेंट इसको, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और अगर बात करें कंसोलिडेटेड सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसके लिए अप्रूवल होता है किसका, ये पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, बिल पास करके यहाँ पे इससे पैसा निकाला जा सकता है, और ये 266 में दिया है, 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान जो है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो है आर्टिकल नंबर 324 में दिया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया होता है, उसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, या तो 6 वर्ष का, या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए, और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 326 में क्या लिखा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 और 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं, ये चीज लिखी है आर्टिकल नंबर 326 में, ठीक है, या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी इसे कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज, तो ये तो है। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये भी दिया है आर्टिकल नंबर 280 में दिया है फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन का हम लोग जानते हैं काम क्या है, टैक्स का डिवीजन, टैक्स का विभाजन स्टेट और सेंटर में, और भी काम है, ये मेन काम है टैक्स का विभाजन, तो ये भी आर्टिकल नंबर 280 में दिया है। और अगर बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी आर्टिकल 315 से 323 तक पब्लिक जो लोक सेवा आयोग के बारे में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 315 से 323 तक, ठीक है। अगर आप बात करें प्लानिंग कमीशन, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये प्लानिंग कमीशन जो है बना कब था, 15 मार्च और 1950 को ये चीज ये जो है प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और ये जो प्लान बनाता था 5 ईयर प्लान, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो बॉडी थी, जो कि 1952 में बनी थी, ठीक है, वो क्या करती थी, प्लानिंग कमीशन के जो भी प्लान थे उनको एग्जीक्यूट करती थी, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का, वो कौन होता है, हमेशा पीएम होता है, ठीक, पीएम जो होता है वही चेयरमैन होता है इसका। और जो प्लानिंग कमीशन है, अब ये हटा के, मतलब ये खत्म करके क्या बना दिया है इसकी जगह पे, ये 1 जनवरी 2015 को इसको खत्म करके प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो है क्या बना दिया गया है, नीति आयोग, नीति आयोग जो है बना दिया गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये इसके लिए बना दिया गया प्लानिंग कमीशन को हटा के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये मंदिर स्थित है तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक, तंजावुर तमिलनाडु में ये स्थित है। और बृहदेश्वर जो टेम्पल है, इसका दूसरा नाम क्या है, राजेश्वर टेम्पल भी इसे कहते हैं, राजेश्वर टेम्पल इसको कहते हैं। और जो राजराजेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल है, ये भगवान शिव का टेम्पल है, भगवान शिव का टेम्पल है, और ये चोला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, चोला द्वारा बनाया गया था। अब बात करें अगर और, जैसे कि कांची ये कैपिटल किसकी थी, ये पल्लव जो डायनेस्टी थी, पल्लव, उनकी कैपिटल कौन थी, कांची थी। और मदुरई की बात करें तो सिटी ऑफ फेस्टिवल इसे कहते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरई को कहते हैं। और मदुरई में ही जो हाफ नेकेड हुए थे गांधी जी, हाफ नेकेड कहाँ पे हुए थे, हाफ नेकेड गांधी जी हुए थे मदुरई में, ठीक है। और मदुरई के अंदर ही क्या हुआ था, जो तमिल संगम है, यानी कि तमिल संगम जो 3 हुए थे, वो जहाँ पे जो तमिल कवि हैं वो मिलते थे, उन्हें क्या कहते थे, संगम, तो ये कहाँ पे हुआ था,
मदुरई में हुआ था। और मदुरई जो है ये कैपिटल किसकी थी, ये कैपिटल थी पांड्या की। पांड्या जो थे उनकी कैपिटल थी मदुरई। ओके, फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो ये हो गया हम लोगों का मदुरई के बारे में, और कांची के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और उसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कई सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे कि मुकुर्ती है, कुंडई है, गुंडई है, मुकुर्ती है, ये सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी इज दी राइट आंसर। ओके, अब हर्षचरित्र की रचना किसने की, हर्षचरित्र जो है बुक वो किसने लिखी, हर्षचरित्र जो लिखा वो किसके द्वारा लिखा गया। तो जो हर्षचरित्र है ये लिखी गई है बल्लूक शर्मा, अनंतराम शर्मा, सूरदास बाण। तो ये हर्षचरित्र है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई है, और बाणभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी थी कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। ओके, अब हर्षचरित्र जो है ये किसके ऊपर है, हर्ष के ऊपर लिखी है। जो हर्षचरित्र है वो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई है हर्षचरिता। तो ये खुद ही एक राइटर था, इसने भी बुक लिखी है, जैसे कि नागानंदा। ठीक है, नागानंदा हो गया, प्रियदर्शिका, और ये नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये सारी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई है। रत्नावली। ओके, तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दो लिखी हैं, और हर्ष ने खुद ही लिखी है नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली खुद लिखी हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो हर्षवर्धन है इसके जो कार्यकाल में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम आया था, तो वो आया था ह्यून सांग आया था इसके कार्यकाल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सूरदास की हम लोग जानते हैं, सूर तारावली, सूर सागर, ये सारी किसकी हैं, सूरदास की हैं रचना। ओके, और अगर बात करी जाए तो ये हो गया इसका डी दी राइट आंसर। अब देखते हैं मधुबनी। मधुबनी जो है वो, मधुबनी इज द स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मधुबनी किस भारतीय राज्य की जो है चित्रकला है। तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये चित्रकला है कहाँ की, बिहार की। तो बी ए इज दी राइट आंसर। और जो बिहार है, बिहार में हम लोग जानते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कहाँ पे, बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक, ये याद रखना। और इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल के बारे में अगर थोड़ा बहुत देख लें, तो पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, इसमें क्या है, इसमें जो है बहुत सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे फरक्का बैरेज कहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है। हुगली रिवर कहाँ पे पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो ये सारे वेस्ट बंगाल की थोड़ी बहुत जानकारी है। राजस्थान हम लोग जानते हैं, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है स्टेट है। और राजस्थान में डेजर्ट पाया जाता है, थार नामक डेजर्ट पाया जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू जगह पे स्थित है, जो कि मतलब अरावली श्रृंखला के अंतर्गत, जैसे क्या कहते हैं, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1722 मीटर के लगभग। तो ये राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत जो कि जी, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चाहे वो कान्हा, पन्ना, पेंच और फॉसिल्स, ये सारे कहाँ पे हैं, सारे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। और ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अजंता गुफाओं में चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित हैं, ये पूछ रहा है। अजंता केव इंक्लूड पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स रिलेटेड टू, तो ये पूछ रहा है। तो ये जो अजंता की केव्स हैं वो इन पे है क्या, किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं जातक टेल। जातक टेल का मतलब जो बुद्ध भगवान हैं उनकी प्रीवियस बर्थ की कहानी। बुद्ध हैं, उनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा है, प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा है, उन्हें कहते हैं जातक टेल्स, जो कि कहाँ पे है, अजंता केव्स में है। ठीक है, और जो अजंता केव्स हैं ये हैं कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में है अजंता केव। ओके। और अगर विष्णु जो पंचतंत्र हैं ये किसने किए हैं, ये विष्णु शर्मा जो है उसने लिखा है, ये विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र की कहानियां। ठीक, तो ये भी याद रखना है। ओके। अब उसके बाद अगर अजंता केव है महाराष्ट्र में, जो कि कितनी केव हैं टोटल, अगर केव पूछी जाए तो ये 30 केव हैं। टोटल कितनी केव हैं, 30 केव हैं, और बुद्धिस्ट केव हैं जिनमें कि प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान ये चीज लिखा है। और अगर बात करी जाए जो फ्यूचर बुद्ध हैं, फ्यूचर बुद्ध, उन्हें क्या कहा जाएगा, जो फ्यूचर बुद्ध हैं उन्हें मैत्रेय, ठीक, मैत्रेय कहा जाता है। और महाराष्ट्र में एक और केव हैं जिन्हें कहते हैं एलोरा केव। तो अजंता और एलोरा दोनों कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास में हैं। और जो एलोरा केव हैं ये 3 प्रकार की केव हैं, इनमें टोटल ये 34 केव हैं। और इनमें हिंदू की केव हैं, जैन की केव हैं और बुद्ध की केव हैं। तो हिंदू की सबसे ज़्यादा है 17 केव, उसके बाद 12 जो हैं बुद्ध की हैं, और जो जैन हैं वो जैन धर्म की कितनी है, 5 हैं। तो ये केव्स हैं एलोरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद कौन से जो सम्राट है जिसने कि ये कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी और चंगेज खान। ठीक है, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसने क्या किया था, इसने जो अपनी कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, ये इसको कहते हैं वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। अब ये वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने 5 ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसको जो है वाइजेस्ट फूल कहते हैं। अब क्या क्या, सबसे पहला तो इसने टोकन करेंसी इशू की, जो कि लोग पे बनाने लगे, और इसका जो प्लान था वो फेल हो गया। इसने इराक पर अटैक करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया, तो वहां पे भी नहीं गया। इसने कैपिटल शिफ्ट करी, और इसने क्या किया, एक जो है कुमाऊं हिल्स का अटैक, उसमें भी ये फेल हो गया। तो ये सारे इतने काम ऐसे करे, सोचता तो अच्छा था लेकिन वो उल्टा काम हो जाता था, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके ही शासनकाल में एक जो है मोरक्को से व्यक्ति आया था, मोरक्को से व्यक्ति आया था जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता, जिसने क्या लिखा है, सफरनामा या रहला नाम की बुक लिखी है। रहला या सफरनामा जिसे कहते हैं, सफरनामा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये किसके शासन काल में आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और जो शेरशाह सूरी है, इसने सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी थी दिल्ली में, कब, 1540 में, 1540 से 1555 तक। जो है मुगल का पीरियड नहीं रहा, इतने देर में क्या रहा, यहाँ पर सूरी वंश की शासक रहा, जो कि उसका संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी। और शेरशाह का टाइटल इसे किसने दिया, तो ये शेरशाह का जो टाइटल है इसे दिया गया था जो बाबर खान लोहानी है, बाबर खान लोहानी जो कि वेस्ट बंगाल का सूबेदार था, उसके द्वारा ये दिया गया। इसको टाइटल किसका, शेरशाह का टाइटल दिया गया था। और अगर बात करें इसका ओरिजिनल नाम, तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद, इसका ओरिजिनल नेम था। ओरिजिनल नेम क्या था, फरीद। फिर इसे शेरशाह सूरी जो है ये हो गया, और इसमें शेरशाह का टाइटल बाबर खान लोहानी के द्वारा दिया गया। और ये इसने 1540 में हुमायूं को हरा के दिल्ली में जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब जिसकी मृत्यु 1707 में हुई, और इसकी मृत्यु के बाद से ही मुगल वंश का पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी जो दक्कन की पॉलिसी थी, यानी कि जो साउथ इंडिया की पॉलिसी, वो सही नहीं थी, इस वजह से इसका जो मुगल वंश का फिर यहीं से डिग्रेडेशन चालू हो गया। ओके, और जो औरंगजेब है इसने अपने ऊपर टाइटल लिया है अलमगीर का, अलमगीर। इसका मतलब क्या है कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अलमगीर का टाइटल इसने अपने पास रखा है।
जो कि है औरंगजेब। ठीक है। और अगर और बात करें औरंगजेब की, तो जो औरंगजेब है उसने जो जो 9वें नंबर के सिख के गुरु हैं, जैसे कहते हैं गुरु तेग बहादुर, उनकी मृत्यु किसने करवाई थी? ये औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोमेटिक जो सेल हैं, सोमेटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी। ठीक, सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी के सेल जो हैं। तो सोमेटिक सेल का जो सेल न्यूक्लियर जो ट्रांसफर है वो वो उसका उपयोग किस में किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका उपयोग किया जाता है, जो बॉडी सेल का ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, जो रिप्रोडक्टर ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल, मतलब कि एनिमल के जो है जानवरों की प्रजनन की क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो बताया किसने था, ये सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये बताया था आइन विलमोंट ने। विलमोंट ने ये बताया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर आर। तो जो सॉलिड कंडक्टर में चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। कोई भी सॉलिड जो कंडक्टर है उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो उनके रूप में फ्लो होता है। कंडक्टर मतलब कि चालक कहते हैं जिसे। तो उसमें करंट जो कैरीज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर एक जो है डिस्टेंस की यूनिट है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। तो एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो ये याद रखना है। और अगर इसे किलोमीटर में करना है तो 12 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, ये पूरा ही है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में। ठीक है। और एक पार्सेक, ये भी डिस्टेंस यूनिट है। तो एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, यानी कि एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी राइट आंसर। की प्रकाश वर्ष एक क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। और वो डिस्टेंस क्या है कि एक साल में प्रकाश द्वारा वैक्यूम में तय की गई दूरी को एक लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है। और अगर बात करें कि जो पृथ्वी पर अगर लाइट के बारे में बात करें, तो जो पृथ्वी पर जो मून की लाइट कितनी देर में पहुंचती है? तो 1.3 सेकंड में मून की लाइट पहुंचती है पृथ्वी पर। ठीक है। मून से पृथ्वी पर, अर्थ पर जो लाइट है वो कितने 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक। और अर्थ का ओनली एक ही सैटेलाइट है जिसे क्या कहते हैं? मून कहते हैं। अर्थ अर्थ जो है, अर्थ के बारे में तो हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं। और इस पे क्या 78% क्या है? वाटर। 70% के लगभग क्या है? वाटर है। और बाकी जो है सॉलिड यानी कि लैंड वाला पार्ट है। 70% भाग पर क्या है? पानी है। और जो बाकी बचे हुए पार्ट पर जो क्रस्ट यानी कि सॉलिड पार्ट है। और जो नॉर्थ इसमें कि अगर पृथ्वी का अगर हम लोग बनाएं तो इसमें जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पर लैंड का परसेंटेज ज़्यादा है और वाटर का परसेंटेज कम है। और जो साउथ वाला पोल है यानी कि साउथ ध्रुव है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, सॉरी साउथ वाला हेमिस्फीयर है। नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में लैंड वाला पार्ट ज़्यादा है और वाटर कम है। और साउथ वाले हेमिस्फीयर में लैंड वाला परसेंटेज कम है और वाटर वाला परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये भी याद रखना है क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम है। साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है। और ऊपर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सारे जो हैं सारे कॉन्टिनेंट नॉर्थ वाले में हैं मैक्सिमम। इस वजह से लैंड का परसेंटेज ऊपर ज़्यादा है। बाकी और अगर बात करें तो जो अर्थ है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री एंगल पर।
ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे टेंगल्ड है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। सोडियम, ये जो साधारण नमक है उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसको जैसे कि इसे कहते हैं कॉमन साल्ट और इसे कहते हैं सोडा। ठीक है, जो NaSCO3 है, मतलब इसे कहते हैं मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट अगर इसमें 1/2H2O जोड़ दिए जाए तो इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कैल्शियम सल्फेट में अगर 2H2O जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक, और जिप्सम का यूज होता कहाँ पे है? सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी इज दी राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, उसके बाद 18 कैरेट सोने की शुद्ध प्रतिशत कितनी होती है? तो 24 कैरेट बराबर 100% प्योर गोल्ड। ठीक, अब अगर 18% निकालना है तो सबसे पहले 2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिवाइड करते हैं इसे 2 से, तो ये कितना आया? 50% गोल्ड आ जाएगा 12 कैरेट में। ठीक, 12 कैरेट में कितना आ गया? 50% कैरेट गोल्ड। फिर उसके बाद अगर हम लोग फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 कैरेट कितना आया? 25%। ठीक, अब हमें करना क्या है? 18 कैरेट, तो इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 कैरेट। तो 18 कैरेट इक्वल टू, तो इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%, मतलब कि 75% प्योर गोल्ड होगा। प्योर गोल्ड होगा किसमें? 18 कैरेट गोल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75%। ओके, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज दी राइट आंसर। बाकी कितना भी कैरेट से आप लोग निकाल सकते हैं कितने परसेंट में सोने का परसेंटेज है। ओके, अब देखते हैं जो मध्याह्न भोजन योजना है, यानी कि MDM जिसे कहते हैं, मिड डे मील स्कीम, ये यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च की गई थी। लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? तो ये जो HRD मिनिस्ट्री है, अब इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ, ये 2020 में हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके द्वारा ये लॉन्च की गई थी मिड डे मील स्कीम, और ये 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना चालू हो गई थी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 3 हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, और ऐसे ही और ज़्यादा GS के कंसेप्ट पढ़ने हैं और ज़्यादा अगर थ्योरी क्लासेस भी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।